हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ज्ञात होगा कि वन दरोगा के 316 पदों पर एग्जाम पेपर हुआ था 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2021 के मध्य में, जो कि कुल 18 पालियों में एग्जाम पेपर हुआ था। और अभी हाल ही में 8 जनवरी को इसका रिजल्ट आया हुआ है। लेकिन जब से वन दरोगा भर्ती का रिजल्ट आया हुआ है, ये रिजल्ट विवादों में बना हुआ है, क्योंकि इसमें कई सारी अनियमितताएं देखी जा रही हैं। अनियमितताएं देखी जा रही हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अनियमितताएँ सिद्ध हुई हैं। अलग-अलग प्रकार के लोग इसमें अलग-अलग कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि धांधली हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आयोग मिला हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम सही नहीं होते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आयोग ने बिना किसी पैटर्न के एग्ज़ाम पेपर बना दिया था और सिलेबस में जो चीज़ें दी गई थी, एग्ज़ाम पेपर उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, लेकिन तब भी मेरिट इतनी ज़्यादा कैसी चली गई। और आप में से कई सारे दोस्तों के मुझे पर्सनली मैसेजेस भी आए। जो लोग सेलेक्टेड हो रखे हैं उनके भी मुझे मैसेज आए, जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जिनके अच्छे नंबर थे, उनके भी मुझे मैसेज आए। कुछ ऐसे लोगों के भी मुझे मैसेज आए जिनका एग्ज़ाम से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन वो स्पेशली एक पेपर कैंसल करने के लिए सपोर्ट माँग रहे थे। देखिए दोस्तों, हम सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि वन दरोगा भर्ती में हुआ क्या-क्या है, क्या-क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या-क्या चीज़ों को सुधारा जा सकता है और आगे से इसमें क्या-क्या इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। मैं डायरेक्टली दोस्तों ये नहीं बोल रहा हूँ कि वन दरोगा भर्ती के रिज़ल्ट में धाँधली हुई है या अनियमितताएँ सामने आई हैं। हो सकता है दोस्तों हुआ हो या ना हुआ हो, उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। जब तक उस चीज़ की ऑफ़िशियली जाँच नहीं होती है, कोई कुछ नहीं कह सकता है। जब जाँच अगर होती है, उसके बाद में जो रिज़ल्ट सामने आता है, उसके बाद में पता चलेगा कि एग्ज़ाम फेयर हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अनियमितताओं का जो मामला है वो हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो 1800 प्रश्न थे यह अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। और 1800 प्रश्नों में से भी जो 335 प्रश्न 332 प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, 3 आंसर्स चेंज हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। जबकि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रहे हैं, आप 18 शिफ्ट में एग्ज़ाम पेपर करा रहे हैं, 100 नंबर के पैटर्न में। अगर आपका 335 का रेशियो बन रहा है अप्रॉक्सिमेटली 18%, दोस्तों आप ये मान सकते हैं कि हर शिफ्ट में 18 प्रश्न डिलीट हुए हैं। ये हर शिफ्ट में एक एवरेज स्कोर है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर शिफ्ट में 18 प्रश्न डिलीट हुए होंगे। आप ये मान के चलिए, हम तो कह रहे हैं कि 18 प्रश्न एवरेज डिलीट हुए हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कोई शिफ्ट ऐसी रही होगी जिसमें 40 प्रश्न डिलीट हो गए होंगे और कोई शिफ्ट ऐसी रही होगी जिसमें 5 प्रश्न डिलीट हुए हैं। तो इन दोनों का पेयर कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो सकता है? क्योंकि ये 5 प्रश्नों वाला तो ऑटोमेटिकली पीछे हो गया और जो 40 प्रश्न डिलीट हुए हैं, 40 प्रश्न जिसके डिलीट हुए, तो वो सपोज़ दैट किसी के आज 50 नंबर आ रहे हैं, 40 प्रश्न डिलीट होते हैं और वो 40 के 40 उसके गलत है, तो वो तो 90 पहुँच जाएगा। तो कहीं न कहीं ये बड़ी अनियमितताएँ देखने को सामने आ रही हैं। अगर किसी भी शिफ्ट में हो सकता है कि एक ही प्रश्न डिलीट हुआ हो और किसी-किसी शिफ्ट में हो सकता है कि 10 डिलीट हो गए हों, किसी में 25 डिलीट हो गए हों, किसी में 35 प्रश्न डिलीट हो गए हों। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है आयोग के ऊपर कि आयोग जब एग्ज़ाम पेपर सेट कर रहा है, तो आयोग से क्या 1800 प्रश्न नहीं बनाए जा रहे हैं? तो ये तो दोस्तों आयोग की कड़ी निंदा होगी, क्योंकि आप पहले ही भी देख चुके हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। आयोग क्या कर रहा है कि टफ़ प्रश्न बनाने के चक्कर में या पेपर को उलझाने के चक्कर में कुछ ऐसे प्रश्न पूछ दे रहा है जो कि बन ही नहीं सकते हैं। मतलब बन भी सकते हैं तो वो अलग-अलग किताबों में उनके आंसर अलग-अलग हैं। तो कहीं न कहीं आयोग को अपनी इस प्रोसेस के ऊपर सबसे पहले सुधार करना पड़ेगा कि जो आयोग के ये प्रश्न अधिक मात्रा में डिलीट हो रहे हैं, हर एग्ज़ाम में हो रहा है दोस्तों। आप लोगों को ज्ञात होगा, जेईई वाला जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था, रिवाइज़ एग्ज़ाम पेपर हुआ था, उसमें भी 5 से 6 महीने इस मैटर पे स्टे लगा हुआ था कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? हालाँकि जो वहाँ पे जस्टिस थे, उन्होंने तो आयोग को नोटिस तक भेज दिया था कि आयोग का काम पेपर बनाने का है, तो आयोग अपने 100 प्रश्न भी क्या ढंग से नहीं बना पा रहा है। कहीं न कहीं दोस्तों ये बात सत्य है कि आयोग के जो मॉडरेटर्स हैं, वह गलती कर रहे हैं पेपर बनाने में। यार, अगर आप 1800 प्रश्न बना रहे हो, 1800 में से 332 प्रश्न आप डिलीट कर रहे हो, डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि 335 जो प्रश्न है, उस पे ऊपर-नीचे हो रहा है। हर शिफ्ट में 18 में हो रहा है और 18 शिफ्ट में एग्ज़ाम पेपर हो रहा है, तो आप ये सोचिए, किसी शिफ्ट में 40 चेंज होंगे, किसी में 30 चेंज होंगे, किसी में 20 चेंज होंगे। तो चलो, जिसके ज़्यादा चेंज हुए उसको तो नंबर मिल गया एक-एक, वो तो फ्री का नंबर है, ठीक है? और दूसरा, जिन लोगों के चेंज नहीं हुए, जिसका एक ही प्रश्न चेंज हुआ, जिसके 2 ही प्रश्न चेंज हुए, उनका क्या होगा? इनकी और इनकी बराबरी कैसे की जा सकती है नॉर्मलाइज़ेशन वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग? क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन का मैटर भी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। मेरी पहचान में ही एक लड़का है जिसके 76 मार्क्स थे। उसके 76 मार्क्स थे, लेकिन उसके नॉर्मलाइज़ेशन में आई थिंक कोई भी स्कोर नहीं हुआ है, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बाकी कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कुछ-कुछ लोग ऐसे थे जिनके 63 मार्क्स थे और वो 83 या 85 के आस-पास में पहुँचे और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं न कहीं जो ये नॉर्मलाइज़ेशन है, इसका भी बहुत बड़ा खेल हुआ है दोस्तों। देखिए, मेरिट तो हाई जानी ही जानी थी। क्यों? आप खुद ही सोचिए कि अप्रॉक्सिमेटली 18 प्रश्न एवरेज हर शिफ्ट में गलत है, तो मेरिट हाई जानी ही जानी थी। जो मेरिट आपकी 70 जानी थी ना, या जो मेरिट आपकी 65 जानी थी, वो मेरिट 80 क्यों पहुँची है? वो मेरिट 80 पहुँची है ये 335 प्रश्न डिलीट होने की वजह से। अगर ये प्रश्न डिलीट नहीं हुए होते,
तो इसकी जो मार्किंग होती है वो बिल्कुल सही मार्किंग होती है। या ये 335 की जगह पे चलो हम मारते हैं यार कि 18 शिफ्ट में पेपर हुआ, 18 पंचे 90, 5 प्रश्न डिलीट होते तो 90 प्रश्न डिलीट होते, तो एक चीज़ हम कह सकते हैं कि यार चलो 5 प्रश्न में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी प्रैक्टिस पेपर्स बनाते हैं, हम लोगों ने भी बहुत सारे पेपर बनाए हुए हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, हम लोग उतने एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन तब भी हम अपनी तरफ से जो सेट बनाते हैं उसमें हम 4 से 5 गलतियां मेजरली करते हैं, मेजरली होती है दोस्तों, ठीक है, माइनरली तो गलतियां होती ही नहीं है। तो आयोग जब पेपर सेट कर रहा है, आयोग के पास में मॉडरेटर्स है, आयोग का काम ही पेपर बनाने का है, तो आयोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा है कि वो 1800 प्रश्न कहीं ना कहीं 1800 में से उसको 335 प्रश्न डिलीट करने पड़ रहे हैं। तो आयोग को अपने इस जो प्रक्रिया है उस पर सबसे पहले सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि ये आज ही का मैटर नहीं है। अभी देखिए वीडियो वीपीडीओ वाले पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि 5 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में 7-8 प्रश्न गलत है। ऐसे ही मतलब जो प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनका औचित्य ही नहीं बनता है, तो क्यों ना आयोग अपना एक फिक्स पैटर्न बना रहा है, कुछ भी मतलब आयोग का ये चल रहा है कि कुछ भी पूछ दो यार, जो कंपटीशन वाले छात्र हैं कुछ भी पूछ दो, लड़के भी उनसे तेज है, लड़के भी वो आयोग इतना हार्ड पेपर बना रहा है तब भी वो 90-90 नंबर ले आ रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ तो सही है, वो उनकी मेहनत है, लेकिन आयोग को कहीं ना कहीं अपने प्रोसेस पर काम करना चाहिए। जो ये उठपटांग सवाल आयोग बना रहा है इस पर कहीं ना कहीं संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग भी एग्जाम पेपर बनाता है, या जो अदर बोर्ड्स हैं वो भी एग्जाम पेपर्स बनाते हैं, तो उनके एग्जाम पेपर्स में इतना बड़ा वेरिएशन नहीं आता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, 335 प्रश्न। आप ये मान के चलिए यार, सपोज दैट मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई लड़का है जिसके 75 नंबर आए हुए हैं, वो डिजर्व करता है जॉब, आप लोगों को ये पता है कि वो इस पेपर में डिजर्व करता था जैसा पेपर आया हुआ था, विदाउट पैटर्न। सबसे बड़ी गलती तो आयोग की मैं ये भी कहना चाहूंगा यहाँ पे, विदाउट पैटर्न। जब यार तुमने सिलेबस 10th तक दिया है, तुमने दिया हुआ है कि 9-10 तक की एनसीईआरटी लेवल पर सिलेबस रहेगा, तो आयोग तो वहाँ पे 12th लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा था, कुछ कुछ प्रश्न तो ग्रेजुएशन लेवल के भी थे, कुछ कुछ प्रश्न तो ऐसे भी थे, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में उसने जियोग्राफी घुसा दी थी आयोग ने, ठीक है। तो ये कहाँ का एक पैटर्न बनता है, अगर आप लोगों को जो चीज़ें पेपर में देनी है एटलीस्ट उसको सिलेबस में तो मेंशन करो। आदमी जो बच्चे बेचारे सिर्फ 9th और 10th पढ़ के गए होंगे उनका तो आधा घंटादार ऐसे ही हो गया, वो तो सिलेक्शन ही नहीं ले पाए। तो कहीं ना कहीं आयोग को अपने प्रोसेस के ऊपर सुधार करना पड़ेगा, जो ये उठपटांग प्रश्न वो पूछ रहा है उस पर संशोधन करना पड़ेगा। और जेई भर्ती में हो चुका है अभी सहायक लेखाकार, सहायक लेखाकार का एग्जाम्पल आप सभी लोगों ने सुना होगा दोस्तों, ये बहुत मैं कह सकता हूँ यार कि गलत भी है। सहायक लेखाकार में जो पेपर जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं खासकर, उनका ये कहना है कि यार 45 नंबर भी नहीं आ रहे। यार तुम्हें ऐसा पेपर बनाना क्यों है कि 45 नंबर भी नहीं आ रहे, कम से कम जो पैटर्न है उस पर तो पेपर बनाओ। और आयोग का कहीं ना कहीं ये काम होना चाहिए कि जो उसके मॉडरेटर्स हैं उनको वो एक गाइडलाइन दे कि यार पेपर आपको किस लेवल का बनाना है। ग्रुप सी लेवल का उनको पेपर बनाना होता है, और आयोग के पेपर का लेवल आप कभी देखिएगा ऐसा रहता है कि जैसे पीसीएस का पेपर, पीसीएस का पेपर भी उससे हार्ड आता है, पीसीएस प्री मतलब ईजी आता है प्री का। तो कहीं ना कहीं आयोग को इस पर सुधार करना पड़ेगा, एटलीस्ट सिलेबस तो ऐसा दो कि जो पेपर में आ जाए। सिलेबस से बाहर तुम पैटर्न दोगे तो फिर कहीं ना कहीं ये बंदरों का भर्ती की तरह होगा। तो सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ी गलती मैं आयोग की इसमें कहना चाहूंगा कि आयोग के मॉडरेटर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतने प्रश्न अगर डिलीट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आयोग की गलती है। ये तो दोस्तों एक पहलू था जो कि नॉर्मल सा पहलू था जिसपे सबसे ज्यादा विवाद हुआ था, ठीक है। अब कोई बंदा, हाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा था, 75 नंबर थे, वो डिजर्व करता है, ठीक है। अब 75 में से सपोज दैट उसकी शिफ्ट में 30 प्रश्न डिलीट हो गए, मतलब 30 नहीं, चलो उसकी शिफ्ट में 15 प्रश्न डिलीट हो गए, ठीक है। और ये 15 प्रश्न उस बंदे के सही थे, यानी कि वो तो 15 नंबर पहले ही लेके बैठ चुका था। उसी शिफ्ट में एक दूसरा बंदा था जिसके 62 नंबर थे, और इसी चैप्टर में 15 प्रश्न डिलीट हुए, और ये 15 के प्रश्नों में से 15 में से इस बंदे का एक भी प्रश्न सही नहीं था, सबके सब ये गलत करके आया था। तो अब ये 62 और 15 जोड़ के कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, यानी कि ये तो इससे आगे निकल गया। तो अगर आयोग प्रश्नों में इतना डिलीट करता है या इतना ऊपर नीचे होता है, वो भी जब एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो, एक से ज़्यादा तो छोड़ो 10 से ज़्यादा शिफ्ट में हो, यानी कि 18 शिफ्ट में हो, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा वेरिएशन आएगा। तो ऐसे दोस्त जो कि 75 प्लस मार्क्स थे, 75 से 80 के बीच में थे, कुछ लोगों के 70 से 75 के बीच में थे, उनका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर नहीं हो पाया है, तो वो लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये आयोग का प्रोसेस है। आप एक बार आयोग में जाइए, आयोग के कर्मचारियों से बात कीजिए, आयोग से रिवाइज आंसर की जारी करने को बोलिए। जितने भी 18 शिफ्ट हुए ना, 18 के 18 शिफ्टों की रिवाइज्ड आंसर की जारी करने को बोलिए, और फाइनली उसके बाद पता लगेगा कि कौन सी शिफ्ट में कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं, यानी कि जिस भी शिफ्ट का एग्जाम पेपर हुआ था उसमें कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं। और साथ ही साथ आयोग से ये भी रिक्वेस्ट कीजिए कि वो जो भी ओरिजिनल मार्क्स थे और उसके साथ में जो भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थे सभी शिफ्टों के, उनको भी बताएं, ताकि जो पारदर्शिता का टैग नीचे लिखा हुआ रहता है ना कि आयोग पारदर्शी तरीके से काम करता है, तो ये पारदर्शिता यहाँ से कहीं ना कहीं पता लगेगी कि रिवाइज आंसर की के हिसाब से आयोग का क्या स्कोर रह रहा है, ठीक है। मतलब कि कौन सी शिफ्ट में कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं,
ओरिजिनल मार्क्स क्या थे कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आती है उसमें ओरिजिनल मार्क्स भी दिखाएं, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी दिखाएं और फाइनल मार्क्स भी दिखाएं कि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के कितने हुए और घट के कितने हुए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका अच्छे नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। एक लड़का मैं आपको बता ही रहा हूँ 77 या 76 नंबर थे उसके, लेकिन उसका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 62 63 नंबर थे, उनके सिलेक्शन हो गए हैं। ठीक है, तो ये तो उनकी मेहनत है। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि उनका एग्जाम पेपर की शिफ्ट हार्ड भी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आयोग को इस पर विचार करना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन के ऊपर जो भी हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हो गई हों। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यार, सबसे पहले जो लोग कहते हैं ना कि एग्जाम कैंसिल करवाओ, रद्द करवाओ, तो मैं उसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि जो लोग निकले ना वो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा किया हुआ है, अच्छा पढ़ा हुआ है, तभी वो लोग इस सिलेक्शन को लेके बैठे हुए हैं। कुछ अभ्यर्थियों की किस्मत खराब थी कि उन्होंने अच्छी मेहनत करी लेकिन नॉर्मलाइजेशन में वो लोग पीछे चले गए। तो ऐसे लोगों के साथ हम सहानुभूति रख सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। आप लोग तैयारी करते रहिए, आगे अच्छा स्कोर कीजिए और आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ की रट मत लगा के बैठिए बैठिए कि एग्जाम कैंसिल करो। देखिए, जांच होनी चाहिए। जांच अगर आप करवा सकते हैं तो आप सबसे पहले आप आयोग में जाइए, आयोग से रिवाइज आंसर की जारी करने को बोलिए, ओरिजिनल मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स, और उसके बाद में पूरी लिस्ट जारी करने को बोलिए। और जब तक धांधली की पुष्टि नहीं होती है तब तक ये कैंसिल कैंसिल वाली बात मत कीजिए यार, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे 2018 से या 19 से, जब से भी ये फॉर्म आए 20 से, जब जब से फॉर्म आए तब से इसकी तैयारी कर रहे थे और यार उनका सिलेक्शन हो गया है। तो अब अगर उनको जॉब नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हैं। तो इसलिए किसी पर भी जब तक धांधली की पुष्टि न हो आरोप न लगाएं, खासकर व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर भी ना करें। अगर आप किसी पर भी पर्सनली व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो हो सकता है आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल सुना होगा, 2 से 3 दिन पहले का कुछ सीन हुआ था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि लाल बाल पाल वाला एग्जाम्पल, कि लाल लाल लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, जोशी जोशी लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। यार हो सकता है कि वो लोग वो डिजर्व करते हो। इससे पहले उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि एक ही परिवार, मतलब 6 से 7 ऐसे परिवार है जहाँ से 2 भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ है, उनके रोल नंबर भी सेम सेम है। देखिए दोस्तों, ये तो एक हम ये कह सकते हैं कि एक संभावना हो सकती है कि ऐसा हो जाए। ठीक है, अब देखिए एक ही परिवार से जो आप कह रहे हैं 2 भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें मेरा एक खास दोस्त भी है। ठीक है, वो दोस्त जो है उसके वीडियो वीडियो में भी 80+ मार्क्स हैं, कनिष्ठ सहायक में भी 80+ मार्क्स हैं। हाल ही में एआरओ का जो मेंस एग्जाम पेपर हुआ था उसमें 0.50 मार्क्स से वो फाइनल मेरिट में बाहर हुआ है। और उसकी सिस्टर्स के भी अभी जो उनका भी बंदरों में सिलेक्शन हुआ है, उन दोनों भाई बहनों का हुआ है, उन दोनों भाई बहनों का आगे वीडियो में भी सिलेक्शन होना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही परिवार से 2 भाई बहनों का सिलेक्शन कैसे हो सकता है। हो सकता है दोस्तों, बशर्ते उन्होंने मेहनत की हुई है, उन्होंने लगन से पढ़ाई की हुई है, वो कहीं ना कहीं बेटर डिजर्व करते थे। लेकिन हाँ, अगर अधिक मात्रा में ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं फिर वो संदेह की दृष्टि को उजागर करता है कि यार हाँ ऐसा हो सकता है, संभावनाएं हो सकती हैं। तो उस चीज़ के ऊपर सिर्फ दोस्तों जांच हो सकती है, बिना जांच के आप किसी को भी टारगेट नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैं फेसबुक में देख रहा था, सोशल मीडिया में देख रहा था, लोग पर्सनली पता नहीं किसकी फेसबुक आईडी की फोटो भेज दे रहे थे कि इसके पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, इसका चचा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, ये जो लाल लाल हैं ये सभी म्यूचुअल फ्रेंड हैं। यार ये तो एक संभावना हो सकती है, हो सकते हैं कि उन लोगों ने टारगेट ही उस एग्जाम के अकॉर्डिंगली किया हो और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने तैयारी की हो। तो एक परिवार से 2 भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ है, रोल नंबर सेम है, ये है वो है, तो ये दोस्तों आप ये बात आयोग के सामने रख सकते हैं, लेकिन विथ एविडेंस आपको ये बात आयोग के सामने रखी होगी। आयोग ने आपको 15 दिनों का समय दिया है। 15 दिनों में आपको जो भी अराजकताएं लग रही हैं आप आयोग को रिव्यू कीजिए, आयोग को मेल कीजिए, आयोग में पर्सनली जाकर, अगर आप इस बात में, आपके पास में इसके एविडेंस हैं, अगर आपके पास में इसके प्रूफ है तो आप आयोग में जाके दीजिए। अगर प्रूफ नहीं है दोस्तों तो फिर आपको सोशल मीडिया पे हल्ला करके कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रूफ इकट्ठा कीजिए, रिवाइज आंसर की, ओरिजिनल मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, उसके बारे में बात करिए। ठीक है, और बाकी देखो देखो दोस्तों, 2 चीज़ें होती हैं। एक बंदा तो ऐसा होता है जिसके 65 से 70 नंबर के बीच में आते हैं, या हो सकता है कि 60 ही नंबर आ रहे हों, या हो सकता है कि 55 नंबर आ रहे हों। वो कहता है कि यार एग्जाम पेपर कैंसिल हो जाए, मुझे दोबारा मौका मिलेगा, अगली बार मैं तैयारी करके निकालूंगा। चलो दोस्तों, दोबारा एग्जाम पेपर कैंसिल भी हो जाता है, अगली बार आप फिर निकाल देते हैं, अगली बार फिर से ऐसा कुछ हो जाता है। तो आपने तो मेहनत करी है, जिस बंदे ने मेहनत करी है वो क्यों भुगते, वो क्यों हर बार एग्जाम निकाले। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। कहीं ना कहीं हम लोगों की जो सोच है, हम कहते हैं कि यार पेपर कैंसिल करो, ऐसा करो वैसा करो, ये गलत है दोस्तों। हमें ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए, हमें ईमानदारी और एक स्पष्ट मानसिकता रखनी चाहिए। कोई भी ऐसा ऐसा नहीं, अपना प्रॉफिट कभी नहीं सोचना चाहिए। यार देखिए, जो लोग निकले हुए हैं उनमें से हो सकता है कि कुछ लोग, अगर अगर कुछ ऐसा होता भी है, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे गिल्टी हों, लेकिन जो अधिकतर लोग हैं वो बिल्कुल सही रहते हैं, मेहनत करके एग्जाम निकाले रहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि मैं कैंसिल का सपोर्ट कर रहा हूँ या कैंसिल का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जांच होनी चाहिए, अगर आप जांच करवाना चाहते हैं तो जांच करवाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। हो सकता है कि वो आपकी कंप्लेन कर दे, हो सकता है कि वो आपके ऊपर मानहानि का दावा कर दे, क्योंकि वो होता है ना कि इज्जत बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन इज्जत गंवाने में 1 सेकेंड ही काफ़ी होता है। तो वही चीज़ें हैं। तो किसी भी व्यक्ति को पर्सनली टारगेट ना करें। अगर आप लोगों
को कोई भी शिकायत रहती है तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC जिसने एग्जाम करवाया हुआ है उससे पर्सनली बात करें, वहाँ से आप सबूत इकट्ठा करने के आरोप मतलब की कोशिश करें। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आयोग में अनियमितताएं हुई है, नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी हुई है, तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। और आप कोर्ट का सहारा भी ऐसा मत सोचना यार कि मेरे 60 ही नंबर आ रहे थे तो मेरे नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने चाहिए थे, मेरा सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए वो लोग, मैं स्पेशली उनसे कराऊंगा जिनके 77 नंबर थे, 78 नंबर थे, 76 नंबर थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आयोग में जाके पर्सनली बात करें। और आयोग को कहीं ना कहीं ये भी सजेशन जरूर दें दोस्तों कि हमेशा जल्दबाजी में पेपर ना बनाएं, क्योंकि जल्दबाजी में पेपर बनाएंगे तो उटपटांग प्रश्न बनेंगे, उटपटांग प्रश्न बनेंगे तो जो ये 332-35 प्रश्न डिलीट हुए ना, मेरिट हाई जाने का कारण कुछ नहीं है, मेरिट हाई जाने का कारण है ये 332 प्रश्न डिलीट होना। अगर ये नहीं हुए रहते, यही एवरेज 100 के अंडर में होता ना, तो कभी भी इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। आपकी जो कट ऑफ हमने बनाई हुई थी, आप लोगों को ध्यान होगा 70 के बीच में या 65 से 70 के बीच में या 70 से 75 के बीच में, तो वो कट ऑफ कहीं ना कहीं वहाँ पे सही जाती। लेकिन जो ये प्रश्न डिलीट हुए हैं उसके बाद में डिलीट तो हो रहे हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन की महिमा है आगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे फिर बड़ा अंतर हो जा रहा है, हो सकता है किसी के नंबर कम हुए हैं, किसी के नंबर बढ़ गए हों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरिट ज़्यादा जाने का कारण मुख्यतः यह है कि ये जो प्रश्न डिलीट हो गए हैं। बाकी आयोग को कहीं ना कहीं अगले एग्जाम से ये ध्यान देना पड़ेगा। हर बार आयोग एक जैसी गलती नहीं कर सकता है कि इतने प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आयोग को अपने मॉडरेटर्स को थोड़ा सा संकेत अच्छे देने पड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों का काम ही पेपर सेट करने का है। अगर वो लोग 100 नंबर का पेपर, आप सपोज दैट मान के चलिए कि 100 नंबर का पेपर अगर आयोग अच्छी तरीके से नहीं बना पा रहा है, तो फिर आयोग का आयोग का क्या महत्व है एक हिसाब से। 100 नंबर तो यार चलो 2-3 प्रश्न, मैं कह रहा हूँ 5 प्रश्न तक चलते हैं कि एक शिफ्ट में गलत हो गए, लेकिन अगर एक शिफ्ट में आपका एवरेज 18 निकल रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। वो भी जब नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया हो, 18 शिफ्ट में आप एग्जाम पेपर करा रहे हैं, तो बहुत बार पढ़े हुए छात्रों का, जो मेहनत करने वाले छात्र होते हैं, उनका सिलेक्शन रुक जाता है। और वो लोग मेहनत करने के बाद भी ऐसा सोचते हैं यार कि मैं कर ही क्यों रहा हूँ, मैं इससे अच्छा कुछ और कर लेता हूँ। क्योंकि देखिए डिप्रेशन में चले जाता है छात्र यार। एक एग्जाम की आप बहुत अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम पेपर अच्छा गया, आप अच्छे अटैम्प्ट करके आए हैं, आपने कहा यार चलो चलो पेपर का पैटर्न हार्ड है। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, जिस हिसाब से पेपर आ रहे थे 75 प्रश्न किसी कैंडिडेट को आएंगे तो 75 से ज़्यादा करके क्यों आएगा? क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा था कि उसको पता था कि 75 में उसका सिलेक्शन हो जाना है। तो अब वो बंदा तो 75 पे ही अटक गया, उसकी शिफ्ट में प्रश्न भी डिलीट नहीं हुए, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन में वो और घट गया। तो कहीं ना कहीं इससे जो मेहनत वाले छात्र हैं उनको भी इफेक्ट पड़ता है। और जिनके अच्छे नंबर है उनका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है दोस्तों, तो आप एक बार आयोग में जाके बात कर सकते हैं। 15 दिन का समय आयोग ने आपको खुद दिया हुआ है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी लगती है, ठीक है, आयोग शायद लिंक भी देगा आपने, उसमें लिखा हुआ भी है कि अभ्यर्थी इस परीक्षा परिणाम में कोई आपत्ति देना चाहते हैं तो वे प्रत्येक दिशा में इस अधिसूचना के जारी होने के 15 दिन का भीतर दे दें। उसके बाद आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। और जल्द ही जो आपकी मार्क्स लिस्ट होती है ना, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके ओरिजिनल मार्क्स कितने थे और आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हुए हैं, वह भी आपका साइट पर अपलोड हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों जितनी भी चीज़ें वन दरोगा भर्ती के बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि जो भी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि पेपर कैंसिल का सपोर्ट करो, कुछ लोग कह रहे थे कि सर रिजल्ट का सपोर्ट करो। देखिए मैं किसी का भी पर्सनली सपोर्ट नहीं करना चाहूँगा दोस्तों, न्यूट्रली रहना ज़्यादा सही है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग ज़बरदस्ती एग्जाम पेपर को कैंसिल कराने की सोचते हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो धांधली हुई है वह छुप जाए, ठीक है। तो अगर धांधली हुई है तो कहीं ना कहीं उसकी व्यक्तिगत जांच होनी चाहिए, जांच के बाद में ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, धांधली के आसार नहीं है, अनियमितताएं हैं, नॉर्मली हम लोग तो क्या करते हैं ना, पेयर बनाते हैं यार। अभी मैंने देखा कि कुछ लोग का काम तो क्या था कि जैसे ही रिजल्ट आया उन्होंने छानबीन करनी शुरू कर दी कि कितने जोशी निकले हैं, कितने त्रिपाठी निकले हैं, कितने लाल निकले हैं, कितने बहुगुणा निकले हैं, या कितने सिंह निकले हैं, या कितनों के मम्मी पापा के नाम सेम है। तो यार एक परिवार से दो भाई बहनों का सिलेक्शन हो सकता है, इतना बड़ा, इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, पहले भी हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर वही क्वांटिटी ज़्यादा पहुंच जाती है तो उसमें दिक्कत भी हो जाती है। तो जो भी चीज़ें थी वन दरोगा भर्ती के बारे में, अब स्पष्टता एक प्रश्न जो कि हमेशा पूछा जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या भर्ती परीक्षा कैंसिल होगी? सवाल ही नहीं ये होता दोस्तों, आप देख लीजिए, जांच होगी, अगर जांच के बाद में भी अगर ऐसी कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस शिफ्ट का एग्जाम पेपर कैंसिल होगा जिस शिफ्ट में वो अनियमितताएं हुई हैं, जिस शिफ्ट में वो अनियमितताएं हुई हैं। और यहाँ पर तो अभी तक अनियमितताओं की कोई जानकारी ही नहीं मिली है, सिर्फ लोगों का एक संदेह है कि इसके इतने सिलेक्शन हो गए, इसके इतने सिलेक्शन हो गए, इस परिवार से इतने सिलेक्शन हो गए, यह संदेह होता है दोस्तों। संदेह में आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास में एविडेंस ना हो। अगर आपके पास में एविडेंस है तो निश्चित सी बात है, आप आयोग में जाइए, आयोग को एविडेंस दीजिए, आयोग अपनी जांच कराएगा और जांच के बाद में जो भी फाइनल रिजल्ट रहेगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। बाकी जिन भी दोस्तों का फिजिकल निकला हुआ है अपनी मेहनत से या तैयारी करके, सभी लोग वैसे अधिकतर मेहनत वाले ही होते हैं दोस्तों। हो सकता है कि कुछ अराजक तत्व बीच में आ जाते हैं जो ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं, या हो सकता है किसी ने कंप्यूटर सिस्टम ही हैक कर दिया हो, जैसा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग देखते हैं। तो उनके लिए दोस्तों हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए और
अब कुछ दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यार मुझे गालियाँ देंगे कि यार तुम ये गलत चीज़ों का सपोर्ट करो। देखिए दोस्तों, मैं गलत चीज़ों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको वास्तविक चीज़ क्या बताई, जो कट ऑफ ज़्यादा गई हुई है, वो गई है पर्सनल डिलीट करने की वजह से, जो कि आयोग की सरासर गलती है। किसी भी व्यक्तिगत पर्सन को हम इसमें टारगेट नहीं कर सकते हैं कि यार इसकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है? आयोग की गलती है, आयोग के जो मॉडरेटर्स हैं उनकी गलती है कि इतना बड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो भी नॉर्मलाइजेशन भी है और 18 शिफ्ट में एग्जाम पेपर हो रहा है, और एवरेजली 18 अगर हमारे प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अच्छे मार्क्स वाला लड़का है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसके मार्क्स कम थे उस लड़के का सिलेक्शन हो जा रहा है। तो यहाँ पर फिर एक किस्मत का खेल भी हो जाता है नॉर्मलाइजेशन में। तो जो अच्छे मार्क्स वाला लड़का है जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी सहानुभूति है, वह लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। आप आयोग में जाइए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में गलत हुआ है, तो आप आगे उससे आगे जो भी स्टेप हो सकते हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा कुछ नहीं लगा कि इस एग्जाम पेपर में ऐसी कोई धांधली हुई है। मैं अगर अपना पर्सनली ओपिनियन दूँ तो, ठीक है। हाँ, हालांकि जो प्रश्न डिलीट हुए हैं वो गलत हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरे जितने भी कंक्लूजन्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोगों में खुद समझ है। अब आप लोग मुझे गाली देना चाहें तो गाली भी दे सकते हैं, और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहें तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।